जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में और संविधान के प्रकार के बारे में। आखिर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, भारत में किस प्रकार का संविधान है। इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था जो शब्द है आखिर इस शब्द का मतलब क्या है और संविधान का मतलब क्या है और इन दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है, मौलिक अंतर क्या है। तो उसके दो मैंने सेशन कंप्लीट करवा दिए, दो मैंने लेक्चर कंप्लीट करवा दिए। उन दोनों लेक्चर में मैंने आपको बताया कि राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है, और दोनों में दोनों जो शब्द है दोनों को मैंने तुलना करके बताया कि राज्य व्यवस्था और संविधान में मौलिक रूप से क्या अंतर है। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। देखो ये परिभाषा लिखा हुआ है, मैंने कल के सेशन में आपको बता दिया था। तो देखो आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान में, ये भी मैंने आपको बता दिया था कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का सर्वोपरि कानून होता है, सबसे उच्च कानून होता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब और कोई अगर देश है ना, जैसे भारत एक देश है, तो भारत में जो भी सबसे बड़ा कानून है वो है संविधान। संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। जो सर्वोपरि कानून है वो संविधान है। इसके अलावा जितने भी नए कानून बनाए जाएंगे या जितने भी नए कानून मौजूद हैं वो सारे के सारे संविधान के दायरे में, जो भी नए कानून बनाए जाएंगे या जो भी नए कानून बन रहे हैं संविधान के दायरे में रह करके बनाया जाएगा। अर्थात संविधान जो है वो सर्वोपरि कानून है, इसीलिए देश का प्राथमिक कानून माना गया संविधान को। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कानून है, तो संविधान को टिक लगाना, संविधान प्राइमरी लॉ है, प्राथमिक कानून है। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान में मौलिक नियम से क्या तात्पर्य, मैंने आपको बता दिया कि जिसे कंप्लीटली पूर्णतः चेंज नहीं किया जा सकता है ना। मौलिक जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था बिल्डिंग का, जिस प्रकार बिल्डिंग खड़ा किया जाता है तो उसके पिलर पहले खड़ा किया जाता है, पिलर के बेसिस पे उसका छत का ढलाई होता है, उसके बाद दीवार को खड़ा किया जाता है, दीवार लगा। हालांकि देखो साथ साथ दीवार भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बिल्डिंग खड़ा करने की। तो पिलर खड़ा किया है ना, जिस प्रकार से ये प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार ये जमीन है ना, स्क्वायर साइज का, ये रेक्टेंगल साइज का जमीन है, रेक्टेंगल साइज का। तो यहाँ एक पिलर खड़ा कर दिया, यहाँ एक यहाँ और एक बीच में। तो जो पिलर खड़ा किया गया उस पिलर के बाद छत का ढलाई हो गया। तो कहने का मतलब जिसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वो पिलर पर टिका हुआ, उसका छत टिका हुआ, पिलर पर टिका हुआ है। बाद में इसका डिजाइन चेंज करना है, तो दीवार खड़ा कर दिया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया है ना, पेंट कर दिया, पेंट को टाइल्स लगाना, मार्बल लगाना, टाइल्स और मार्बल लगा दिया, पुट्टी करवाना, पुट्टी हो गया। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन करना है ना, फॉल सीलिंग लगाना, इंटीरियर डिजाइन करना, तो वो भी आप कर सकते हो, वॉलपेपर लगाना वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें तमाम प्रकार के चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर इसका चेंजेस करने की बात किया तो मतलब ऊपर चेंज कर रहा है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका पिलर आप हटा नहीं सकते। लेकिन जैसे आप पिलर हटाओगे तो छत नीचे गिरने का संभावना, छत गिर सकता है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वो पिलर हो गया और छत हो गया। इसी प्रकार से जो संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे मौलिक नियम कानून कहा गया है। तो संविधान का जो मौलिक नियम है उसे कंप्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ भाग है, कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है जिसे बदला जा सकता है वो समय आने पर, या फिर तो जो भी नियम कानून पुराने हो गए, वर्तमान समय वो सूट नहीं कर रहा, सूटेबल नहीं है, तो उसे चेंज किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब संविधान में जो मौलिक नियम कानून है उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जो बेसिक स्ट्रक्चर उसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं चेंज किया जा सकता, गहराई में अगर आपको जानना है तो केशवानंद भारती केस पढ़ो, केशवानंद भारती केस पढ़ो आप, तब समझ। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं भाग 20 जब संविधान संशोधन में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि केशवानंद भारती क्या, और भी तमाम प्रकार का जो केस, जो इंपॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी केस है, जो अनुच्छेद 21 में बताया गया, प्राणायाम दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 21 उसको विस्तार पूर्वक बताया गया था, मेनका गांधी केस 1978 ईस्वी में जो केस आया था। तो उस तमाम पर जितने भी इंपॉर्टेंट केस है मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 20 जब मैं पढ़ाऊंगा, संविधान संशोधन में पढ़ाऊंगा, उसी दौरान मैं बता दूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या क्या निर्णय दिए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो निर्णय दिया गया था, वो सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के मैं बताऊंगा कि पिछले एक वर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हो सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस में इस सेशन के माध्यम से कवर करूंगा, सॉरी इस कोर्स के माध्यम से मैं कवर कोशिश करना। तो जैसे हमारा ये संविधान कंप्लीट हो जाएगा, अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल 395 आर्टिकल है संविधान में होते हैं, 395 मूल रूप से जो 395 अनुच्छेद है वो सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सारे केसेस में आपको पढ़ा दूंगा, और जो भी सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय दिए गए, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय, वो सारे निर्णय भी मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा।
इस जैसे मैं हमारा संविधान ये कंप्लीट हो जाएगा 395 संविधान के जो मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, जैसे 395 आर्टिकल जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा संविधान संशोधन में आपको पढ़ाऊंगा। उसी दौरान जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है उस सारे केस में आपको पढ़ाऊंगा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पिछले साल मतलब 2025 से लेकर के 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए सारे निर्णय मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए सारे निर्णय को मैं बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। तो अभी हम देख रहे थे संविधान, तो ये आपको समझ में आ गया संविधान में मौलिक नियम किसे कहते हैं, जिससे कंप्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया था। अनुच्छेद 21 को कहा गया, अनुच्छेद 21 हाँ बताया गया था, ये रहा सॉरी हाँ, मूल संविधान अनुच्छेद 21 के वर्णन में मिलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें संरक्षण की बात है, लेकिन इसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की जो बात करता है, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, विस्तार पूर्वक नहीं बताया गया। इसी को विस्तार करने के लिए ना, इसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, एक निर्णय सुनाया गया था 1978 ईस्वी में, मेनका गांधी बनाम वर्सेस भारत सरकार। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के बीच में जो केस आया था 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो केस आया था, मेनका गांधी वर्सेस जो भारत सरकार का जो केस आया था, आपको जो बताया निर्णय दिया गया, इसको विस्तार पूर्वक बताया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 को विस्तार फैलाया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें न केवल जीवित रहने का अधिकार है बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसमें आपको भोजन का अधिकार बताया गया, आपका भोजन का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है, मतलब रोजगार पाने का आपको अधिकार है। जब प्रोटेस्ट करते हो, आंदोलन करते हो सरकार के खिलाफ, देखो लोकतंत्र का वर्णन भी मिलता है कि अगर हमने सरकार का चयन किया है ना, सरकार को हमने चयन किया है तो सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इसके अलावा हमारा राइट टू फ्रीडम दिया गया है। अनुच्छेद 19 पढ़ोगे तो उसमें बताया गया राइट टू स्पीच, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, प्रोटेस्ट करने की, आंदोलन करने, शांतिपूर्वक आंदोलन करने की आपको फ्रीडम दिया गया है। आपका ये राइट टू फ्रीडम, ये आपका राइट टू फ्रीडम है, ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो शांतिपूर्वक। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में पढ़ोगे, अनुच्छेद 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। जब मेनका गांधी जब इसी अनुच्छेद 21 को जब विस्तार पूर्वक बताया गया 1978 ईस्वी में, मेनका गांधी बनाम भारत जब सरकार जब ये केस आया तो इसमें बताया है कि रोजी रोटी पाने का भी अधिकार है। अब रोजी रोटी मतलब रोजगार पाने का अधिकार है, आप सरकार से रोजगार मांग सकते हो। अब सरकार रोजगार दे नहीं रही, वैकेंसी निकाल नहीं रही, तो सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करोगे, आंदोलन करोगे। तो आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये आपका अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 19 में वर्णन मिलता है। लेकिन साथ ही साथ आपको रोजगार पाने का भी अधिकार है। सरकार, आप लोगों ने सरकार का चयन किया, सरकार का इलेक्शन मतलब सरकार को इलेक्ट किया, आप लोगों ने चयन किया, तो अब जनता के प्रति ये जवाबदेही बनती है कि हम उस जनता को, उस पब्लिक को जिसने मुझे जितवाया है, कि जिन जनताओं ने मिलकर मुझे जितवाया है, मुझे वोट किया, उसके प्रति जवाबदेही देने का मतलब जवाब देने का उनका प्राथमिक कर्तव्य बनता है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है, उनका जवाबदेही बने। अर्थात उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, रोजी रोटी मतलब जीवन यापन करने के लिए उन्हें उनके पास रोजगार नहीं है, तो सरकार के प्राथमिक दायित्व बनता है कि उन्हें रोजगार दे, क्योंकि ये उनका ये फंडामेंटल राइट है, उनका मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। ये भाग 3 भारतीय संविधान भाग 3 में ये वर्णन मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, लेकिन मूल रूप से 12 से लेकर के 32 तक है। तो ये जो अनुच्छेद 21 है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को ये विस्तार पूर्वक, ये अनुच्छेद 21 को विस्तार पूर्वक मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के बीच में जो केस आया था, वो क्लियरली बताया गया कि हमें रोजी रोटी मतलब रोजगार पाने का अधिकार है। तो इसलिए याद रखना, आप प्रोटेस्ट करते हो, आंदोलन करते हो, ये शांतिपूर्वक आंदोलन करते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ सरकार से रोजगार पाने का भी अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है, जो 1978 ईस्वी में बताया गया, इसको विस्तार पूर्वक बताया गया। सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी है, जिन जनता ने मिलकर के वोट किया, जितवाया है, सरकार बनाया है, उन जनता के प्रति जवाबदेही बने। अर्थात उनकी रोजी रोटी के लिए, जीवन यापन के लिए उन्हें रोजगार देने का प्रयास करें, उनकी प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि जनता ने मिलकर के सभी जनता ने मिलकर उन्हें वोट किया, तभी वो सरकार सत्ता में आए हैं। तो जब जनता ने हमें सरकार के रूप में चयन किया है, तो जनता के प्रति जवाबदेही भी होना चाहिए, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 21 को विस्तार पूर्वक बताया गया, अनुच्छेद 21 को विस्तार किया गया है न्यायालय के द्वारा, जो निर्णय दिया गया था 1978 में जो केस आया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बीच में, तो इसमें बताया कि रोजगार पाने के लिए हमारे मौलिक अधिकार है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। अब स्वच्छ पर्यावरण ही नहीं है, दूषित पर्यावरण है, वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ताकि हम अच्छे तरीके से मानवीय जीवन जो बताया गया, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन क्या हम जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। इस पर संसद द्वारा एक कानून भी बनाया जाता है, संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है, संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाता है 1986 ईस्वी में, जो मूल संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना है, बचाव करना है, ताकि जो हमें ऑक्सीजन मिले वो शुद्ध ऑक्सीजन मिले, दूषित पर्यावरण नहीं होना चाहिए। ये जो एक्ट बनाया गया, ये जो अधिनियम, ये कानून जो बनाया गया संसद के द्वारा, ये किस अनुच्छेद के दायरे में बनाया गया? तो मूल संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में रह करके बनाया गया। कहने का मतलब न्यायालय के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है, या संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, वो मूल संविधान के दायरे में रह करके बनाया जाता है। अर्थात जो भारत का संविधान है, जो सर्वोपरि कानून माना जाता है, भारत का संविधान है सर्वोपरि कानून माना जाता है। अर्थात जो भारत का संविधान है वो सर्वोपरि कानून है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या हाईकोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो संविधान के दायरे में रह करके निर्णय दिया जाएगा। या संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, या राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा संसद के दायरे में रह करके बनाया जाएगा। ये रेफरेंस मैंने आपको बताया कि संसद द्वारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 ईस्वी में, ये मूल संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में रह करके बनाया गया था, ताकि जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, उन्हें शुद्ध पर्यावरण मिल सके, अच्छा पर्यावरण मिल सके, ताकि उनका जो मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार बताया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1938 में जो स्टेटमेंट दिया गया, जो निर्णय दिया गया, उनका वो पूरी तरीके से उनका पालन हो सके। तो कहने का मतलब जो संविधान है वो सर्वोपरि कानून होता है, उसके ऊपर कोई बड़ा कानून, इसलिए संविधान को उस देश का प्राइमरी लॉ माना जाता है, मतलब कि प्राथमिक कानून माना जाता है, प्राथमिक कानून का दर्जा दिया गया संविधान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व। आखिर संविधान की विशेषताएं क्या और इसकी क्या महत्व है? तो विशेषताएं, संविधान की विधि या कानून नियम, विधि कह लो या कानून नियम, देश का सर्वोपरि विधि होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वोपरि सबसे ऊपर का कानून होता है, तथा अन्य विधियां इस पर आधारित होती है, इसके दायरे में होती है अन्य जितने भी विधि, इसलिए इसे प्राथमिक कानून कहा जाता है, प्राइमरी लॉ कहा जाता है, प्राइमरी लॉ कहा जाता है। मैंने आपको बताया था पहले, संविधान एक प्रकार से पूर्ण विधि नहीं है, बल्कि इसमें आवश्यकता पड़ने पर कुछ विधियां जोड़ी जाती है या बदले जा सकते हैं। देखो संविधान जो है ना मौलिक नियम कानून का दस्तावेज है, जिसमें कंप्लीट मैंने इसके पहले देखो मैंने आपको बताया था एग्जांपल के माध्यम से कि जैसे ही चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अनुच्छेद 17 देखोगे, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत बोलो, ये छुआछूत का अंत। लेकिन अगर ये कोई छुआछूत करता है, अस्पृश्यता अगर ऐसे कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होगी। अस्पृश्यता का अंत, दंडनीय कार्यवाही, इस पर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है, दंडनीय कार्यवाही, अगर ऐसा मामला पाया जाता है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्यवाही होगी, मतलब दंड दिया जाएगा उसको। लेकिन अस्पृश्यता के अंत जो किया गया, आखिर अस्पृश्यता जो है छुआछूत की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या परिभाषा है, और दंडनीय कार्यवाही किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा या साधारण दंड दिया जाएगा, सजा कितनी होगी, कारावास होगा या जुर्माना होगा, या दोनों प्रकार का उसका होगा, जुर्माना और कारावास दोनों होगा, क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा, इसमें कुछ भी परिभाषा डिटेल्स में मिलता नहीं है। इसमें अस्पृश्यता के बारे में बताया छुआछूत, उसका कोई गहराई से कोई परिभाषा नहीं है उसमें बताया गया। संविधान ये मूल संविधान है, अनुच्छेद 17 में बताएगा अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होगा। लेकिन क्या अस्पृश्यता है, किस प्रकार से अस्पृश्यता है? अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा 2020 में जैसे लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल के समय जब वो वायरस फैला था, कोरोना वायरस फैला था, तो उसमें है ना 2 गज दूरी मास्क से जरूरी ऐसा आंदोलन चालू किया गया था। तो उस समय छुआछूत मतलब लोगों को छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते थे। रीजन ये था क्योंकि तो सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई वायरस है ना, इन्फेक्शन है, वो अगर वो इन्फेक्टेड है, कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उससे कोरोना वायरस हो रखा है, तो जैसे उसको छुएगा या उसके संपर्क में जाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी इन्फेक्ट हो जाएगा, उसे भी कोरोना। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, था हाँ देखो, हम तो मैं कहा था, मैं बता रहा था अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई कोरोना से ग्रसित है, अगर वो सामने उसके संपर्क में जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो वहां पर ये मतलब बताया गया था, उसी प्रकार से आंदोलन शुरू किया गया था कि हमें 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर छुआछूत नहीं हो रहा, वहाँ छुआछूत का उल्लंघन नहीं हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे छुआछूत क्या मतलब हो गया कि हम उसे स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श करने पर हमें कहने का मतलब वो प्रकार से हीन भावना से या गलत भावना से वो देखने के नजरिया होता है कि हम उसे छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, हम दूषित हो जाएंगे, या फिर
समझ, अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा आज भी देखने को मिलता है, बहुत जगह आज भी देखने को मिलेगा छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। तो कहने का मतलब उस समय जिस समय वायरस कोरोना काल में 2020 में जो कोरोना काल में वायरस चला था, तो उसमें कुछ और, उसका इंटेंशन कुछ और था। लेकिन यहाँ जो बताया गया अस्पृश्यता का अंत, यहाँ इंटेंशन कुछ और है, किसी और पर्पज से, किसी को हीन भावना दिखाने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए। यहाँ पर जो छुआछूत की जो बात किया जा रहा है, यहाँ पर जो बात किया जा रहा है किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को हीन भावना दृष्टिकोण से देखने के लिए यहाँ बात किया जा रहा है। तो गहराई से यहाँ पर देखा जाए कि अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत क्या है, यहाँ पर गहराई से कोई परिभाषा देखने को नहीं मिलता। आई बात समझ में? तो यहीं पर बताया गया कि अस्पृश्यता का अंत, और ऐसे अगर मामला देखा जाए तो दंडनीय कार्रवाई होगी। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अगर ऐसा अगर मामला अगर सामने आता है तो उस पर दंडनीय कार्रवाई होगी। दंडनीय कार्रवाई के बारे में बात किया, आखिर किस प्रकार का दंड, कठोर दंड या साधारण दंड, किस प्रकार का दंड होगा? उसको कारावास होगा या जुर्माना होगा, या दोनों प्रकार होगा, कारावास भी होगा, जुर्माना भी होगा, दोनों होगा। तो यहाँ पर कोई कुछ खास यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर गहराई से इसमें बताया नहीं गया, सिर्फ लिख दिया गया अस्पृश्यता का अंत होगा। अगर ऐसा मामला सामने आता है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होगी। किस प्रकार का दंड होगा, जुर्माना होगा, कारावास होगा, या दोनों प्रकार का उसका दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे BNS, या पहले IPC चलता था लेकिन अब BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद है BNSS, उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था पहले। तो ये प्रकार के तमाम प्रकार के कानून बनाए गए हैं। तो जो भी ये BNS बनाया गया, BNSS बनाया गया या BSA बनाया गया, ये किसके दायरे में रख करके बनाया गया? ये जो सर्वोच्च कानून है, संविधान है, इसके दायरे में रख करके बनाया गया। BNS बनाया गया, BNSS बनाया गया, BSA बनाया गया। कोई समय नियम कानून जो संविधान के दायरे में नहीं है, अर्थात संविधान को उल्लंघन करता हो, संविधान के खिलाफ जाता हो, वो कानून को स्वतः शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात वो लागू ही नहीं होगा। कहने का मतलब जितने भी नियम कानून बनेंगे, BNS हो गया, BNSS हो गया, BSA हो गया, जितने भी नियम कानून बनेंगे संविधान के दायरे में रहकर बनाया जाएगा, अर्थात संविधान को सर्वोपरि कानून माना गया, सबसे सर्वोच्च कानून माना गया, इसीलिए इसको प्राथमिक कानून कहा गया है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, लेकिन इसमें क्लियर नहीं बताया आखिर अस्पृश्यता का क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। इसके लिए हम BNS में जाएंगे, BNSS में जाएंगे, क्या दंडनीय कार्रवाई होगी, कितनी सजा होगी, वो हम BNSS में जाएंगे। आखिर अस्पृश्यता करने पर क्या सजा होनी चाहिए, तमाम प्रकार के हम कानून पढ़ेंगे जो कि संविधान के दायरे में रखकर बनाया गया। इसीलिए संविधान को मौलिक नियम कानून का दस्तावेज कहा गया, जिसे कंप्लीटली चेंज नहीं किया जा सकता। और देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान, जिसे प्राथमिक कानून भी कहा जाता है। संविधान न केवल राज्य व्यवस्था की बातें करता है, बल्कि लोक कल्याण की भी बातें करता है। कहने का मतलब वो संविधान, वैसा संविधान जो देश में लागू है लेकिन जनता का कल्याण ही नहीं हो रहा उस संविधान से, तो वैसा संविधान का क्या फायदा लागू करने से? ताकि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि शासन व्यवस्था अच्छे से लागू हो सके, वहां जितने भी आम पब्लिक है आराम से अपना जीवन यापन कर सके, किसी पर कोई अपराध ना करे। लेकिन जब संविधान जनता के अनुकूल नहीं होगा, संविधान जब जनता पब्लिक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वैसा संविधान को रख करके क्या फायदा, लागू करने से क्या फायदा, जब अंतिम रूप से जनता का कल्याण ही नहीं हो रहा, वेलफेयर ही नहीं हो रहा, उन लोगों का वेलफेयर स्टेट का निर्माण नहीं कर रहा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण नहीं किया जा रहा उस संविधान के जरिए, तो वैसा संविधान को लागू करने से क्या फायदा? तो कहने का मतलब संविधान संविधान तभी सार्थक बनेगा जब अंतिम रूप से यह देखा जाएगा कि उस संविधान से उस राज्य का, उस राष्ट्र का जनता का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राष्ट्र का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इन तमाम प्रकार से उस देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो समझ में आता है कि उस संविधान को लागू करने का मतलब उस संविधान को लागू करने से सार्थक हो गया। तब वैसा संविधान जो लागू करने पर अंतिम रूप से जनता का कल्याण ही नहीं हो रहा, वेलफेयर स्टेट का निर्माण ही नहीं हो रहा, एक राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण ही नहीं हो रहा, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण नहीं हो रहा, अंतिम रूप से जनता का कल्याण ही नहीं हो रहा, तो वैसा संविधान रखने से या लागू करने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात वैसा संविधान जो लागू करने पर लोक कल्याण ना हो, लोगों का कल्याण ना हो, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण ना हो, राष्ट्र का कल्याण ना हो, वैसा संविधान लागू करने से कोई फायदा नहीं। अंतिम रूप से देखा जाता है कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है। क्या संविधान का उद्देश्य केवल शासन करने से है, या उसका उस राज्य का, उस पब्लिक का, उस जनता का, वहां की जनता का कल्याण करने का उद्देश्य है, मतलब वहां का विकास करने का उद्देश्य है, उस राष्ट्र का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर विकास नहीं हो रहा, तो समझो वो संविधान लागू करने से कोई फायदा ही नहीं है। जब अंतिम रूप से जब वहां की पब्लिक का कल्याण ही नहीं हो रहा, उस संविधान को लागू करने से कोई फायदा नहीं रह जाता, जहां अंतिम रूप से वहां का कल्याण नहीं हो रहा, वेलफेयर स्टेट का निर्माण नहीं हो रहा, राष्ट्र का कल्याण नहीं हो रहा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर विकास ही नहीं कर रहा, तो वैसा संविधान रखने से कोई फायदा नहीं है, वैसा संविधान लागू करने से कोई फायदा नहीं है।
तो संविधान का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कल्याणकारी राज्य का निर्माण और लोगों का कल्याण होना चाहिए, राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से विकास होना चाहिए, राष्ट्र अग्रसर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तभी वो संविधान एक सार्थक है लागू करने का मतलब, तभी वो संविधान सार्थक साबित होगा, तभी वो संविधान एक अच्छा संविधान साबित होगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब संविधान, अगर आम पब्लिक अगर उस संविधान को एक्सेप्ट कर रही है और उनका कल्याण हो रहा है, तभी संविधान सार्थक कहलाएगा। यदि अंतिम रूप से उस पब्लिक का, वहां का लोक कल्याण नहीं हो रहा, लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, लोगों का विकास नहीं हो रहा, उनका आर्थिक विकास नहीं हो रहा, सामाजिक रूप से विकास नहीं हो रहा, तो वैसा संविधान को लागू करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। अर्थात अंतिम उद्देश्य कल्याण ही होना चाहिए, लोक कल्याण होना चाहिए, राष्ट्र कल्याण होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य का निर्माण होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान का महत्व अब देख लेते हैं। महत्व, संविधान ये सुनिश्चित करता है, देखो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, मतलब संविधान में ये वर्णन होता है कि कानून कौन बनाएगा और कौन लागू करेगा, और कौन संविधान का उल्लंघन करे तो कौन दंडित करेगा उसको। तो मैंने आपको बताया था सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 अंगों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक था कार्यपालिका, विधायिका, दूसरा मैंने बताया था कार्यपालिका, तीसरा मैंने बताया था जुडिशरी, न्यायपालिका। समझने की कोशिश करना। विधायिका का काम हो गया विधि बनाना, कानून बनाना, कार्यपालिका हो गया उसी विधि को, उसी नियम कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम हो गया जो विधि को, जो नियम कानून को ना माने उसे दंडित करने का काम किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। तो कानून कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा और कौन दंडित करेगा, ये कौन सुनिश्चित करता है? ये संविधान सुनिश्चित करता है। संविधान ही इन तीनों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को ये शक्ति देती है कि अपना काम विधायिका के द्वारा, मतलब विधायिका में रह करके विधि बनाए, कार्यपालिका में रह करके उस कार्य को, उस विधि को, उस विधि को, उस नियम कानून को क्रियान्वयन के इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। और न्यायपालिका का काम है जो विधि को ना माने या विधि का उल्लंघन करे, उस कानून का उल्लंघन करे, उसे दंडित करे, उसे दंड दे। ये कौन सुनिश्चित करता है, ये कौन पावर देता है? ये संविधान ही पावर देता है। यदि संविधान ही ना है तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इनका अस्तित्व, इनके पास पावर तभी है जब ये संविधान ये आज्ञा देता है, ये परमिशन देता है। अर्थात कहने का मतलब जो भी सरकार का निर्माण किया जा रहा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये संविधान के दायरे में रह करके किया जाएगा। संविधान ये पावर देता है विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात विधायिका अगर बड़ा है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सरकार बड़ा है संविधान बड़ा है, तो संविधान बड़ा है, क्योंकि जो सरकार जो कार्य कर रही है इसे कार्य करने की शक्ति कौन दे रहा है? संविधान ही दे रहा है। संविधान ही बताता है कि कानून कौन बनाएगा, कैसे बनाया जाएगा और कौन लागू करेगा और कौन दंडित करने का काम करेगा। अर्थात संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून कौन लागू करेगा और कौन इसे दंडित करेगा। जो कानून का उल्लंघन करे कौन दंडित करेगा, ये न्यायपालिका ही बताती है, न्यायपालिका की कार्य है। ये कौन सुनिश्चित करता है? ये संविधान ही सुनिश्चित करता है। ये संविधान की विशेषता है। सेकंड लाइन देखते हैं, सरकार में शक्तियों का मूल वितरण। मैंने आपको अभी बताया कि शक्तियों का जो मूल वितरण है, किसके पास क्या शक्ति होगी, विधायिका के पास क्या शक्ति होगी, कार्यपालिका के पास क्या शक्ति होगी, न्यायपालिका के पास क्या शक्ति होगी, केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी। ये तमाम प्रकार की बातें कौन करता है? ये संविधान ही करता है। ये संविधान का महत्व है, यही तो महत्व है। संविधान बताता है कि राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होनी चाहिए, केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होनी चाहिए, न्यायपालिका के पास क्या शक्ति होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्ति होगी, हाई कोर्ट के पास क्या शक्ति होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास शक्ति क्या होगी और लोअर कोर्ट के पास शक्ति क्या होगी। तो तमाम प्रकार की चीजें कौन वर्णन करता है? कहाँ लिखा होता है? संविधान में ही लिखा होता है। ये संविधान में ही वर्णन होता है। संविधान ही आपको आज्ञा देता है, ये शक्ति देता है। तीसरा लाइन देखते हैं, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा एवं निर्णय कैसा होगा। जो भी डिसीजन है, डिसीजन कौन लेगा और डिसीजन कैसा होगा, ये तमाम प्रकार की बातें संविधान ही करता है। संविधान की आकांक्षा और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, स्थापना हेतु स्थापनाकर्ता और स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखो, शासन के प्रमुख 3 अंग। मैंने आपको बताया था शासन के 3, शासन कह लो या सरकार कह लो, शासन कौन करेगा? सरकार ही तो करेगा। तो शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। चौथा और अंग होता है जिसका हम मीडिया बोलते हैं। लेकिन अभी मुख्य रूप से अभी देखो मीडिया को तो कोई अस्तित्व नहीं रह गया। नेशनल मीडिया खोल के देखो, नेशनल टीवी खोल के देखो, क्या वहां पर डिबेट हो रहा है, किस प्रकार का डिबेट हो रहा है।
किस प्रकार को वहाँ पर डिबेट करवाया जा रहा है नेशनल टीवी पर। इसलिए मुख्य रूप से माना गया शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इन सभी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करते हैं। बात वही होगी कि इनकी क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इनको क्या अधिकार देना है, क्या नहीं देना है, तमाम प्रकार की बातें संविधान ही करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास क्या शक्तियाँ होनी चाहिए और क्या अधिकार होने चाहिए। ये शासन के सभी अंगों को, अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश व तानाशाही बनने से रोकती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि विधायिका में जो लोग बैठेंगे इसका मतलब ये हो गया कि जो विधायिका में बैठेंगे वो अपने ही नियम कानून से चलने लग जाएंगे, अपने तरीके से, तौर तरीके से नियम कानून बनाने लग जाएंगे, मतलब वो तानाशाही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेंगे या जो भी नए कानून बनाएंगे वो संविधान के दायरे में रह करके बनाया जाएगा, अर्थात उन्हें निरंकुश तानाशाही बनने से रोका जाता है। ऐसा नहीं हो हम ही नियम कानून बनाएंगे, जो मन में आएगा वो नियम कानून बनाएंगे, हमको संविधान से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान उन्हें तानाशाही बनने से रोकता है, उन्हें निरंकुश बनने से रोकता है। अगर किसी को पास शक्ति दी गई है तो उन्हें मर्यादित करने के लिए, उनको सीमित करने के लिए संविधान ही बताता है कि आपके पास ये शक्ति है, इससे ऊपर आपकी शक्ति नहीं है। कहने का मतलब उन शक्तियों को मर्यादित करने के लिए, उन अधिकारों को शासन के सभी अंगों, विधायिका भी होगी, कार्यपालिका भी होगी, न्यायपालिका भी होगी, तो इन सभी अंगों को, सरकार के तीनों अंगों को, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को उनके अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश तानाशाही बनने से रोकती है। सरकार के जो 3 अंग हो गए, इन तीनों अंगों को जो शक्तियां दी गई है, जो अधिकार दिया गया, वो संविधान के द्वारा दिया गया, अर्थात जो भी काम करेंगे संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, क्योंकि इनको जो भी शक्तियां दी गई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो भी इनको अधिकार दिया गया, जो भी पावर दिया गया, वो संविधान ने ही दिया है। अगर ये संविधान के खिलाफ जाके करेंगे, ये संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो हो सकता है इनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सके। कहने का मतलब संविधान ने इन्हें शक्तियां दिया है तो संविधान के दायरे में रहकर ये कार्य करेंगे, अर्थात ये संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, चाहे शासन का कोई सा भी अंग क्यों ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको स्टार बना के लिख लेना, हाईलाइट करके लिख लेना, डबल स्टार बना करके लिख लेना। संविधान एक ऐसा पहिया है, समझ लो, संविधान उस देश का एक ऐसा पहिया है जो समाज को सही दिशा में ले जाता है और सर्वांगीण विकास करता है, संपूर्ण रूप से विकास करता है, अर्थात उस राष्ट्र का विकास करता है, उस राज्य का विकास करता है और कल्याणकारी राज्य। मैंने तो पहले ही बताया था कि संविधान ही है जो कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, कल्याणकारी राष्ट्र का निर्माण करता है, अर्थात वेलफेयर का स्टेट, इंग्लिश में बोले तो वेलफेयर स्टेट का निर्माण करता है। तो संविधान ही है जो संविधान ही एक ऐसा पहिया है जो संविधान को, तो कहने का मतलब संविधान एक ऐसा पहिया है जो समाज को सही दिशा में ले जाता है। सोचो, संविधान गाड़ी का, उस राष्ट्र का, गाड़ी रूपी मतलब देश रूपी गाड़ी, तो संविधान एक ऐसा पहिया है जो समाज को सही दिशा में ले जाता है और सर्वांगीण विकास करता है। संविधान को एक पहिया माना गया। किस पहिया को, कौन से पहिया माना गया? उस राष्ट्र का, उस देश का, उस संपूर्ण देश का पहिया माना गया। अगर वो पहिया सही दिशा में चलता है तो समाज का विकास होता है, अर्थात संविधान एक ऐसा पहिया जो समाज को सही दिशा में ले जाता है और सर्वांगीण विकास करता है, संपूर्ण रूप से विकास करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से विकास करता है। इस प्रकार हो गया सर्वांगीण विकास करता है, अर्थात संविधान राज्य का एक ऐसा दर्पण होता है। संविधान राज्य का, यहाँ राज्य बोले तो राष्ट्र, तो राष्ट्र का या राज्य का एक ऐसा दर्पण होता है जो उसके आदर्शों और मूल्यों को दर्शाता है। कहने का मतलब देखो, इस लाइन को, इसको भी डबल स्टार करके लिख लेना। राज्य का एक ऐसा दर्पण होता है, एक ऐसा आईना होता है। देखो, संविधान एक ऐसा आईना होता है, एक ऐसा दर्पण होता है जो उस देश का आदर्शों व मूल्यों को दर्शाता है। कहने का मतलब, इसको साधारण भाषा समझने की कोशिश करना, अगर किसी देश को जानना है ना, किसी देश को अगर पढ़ना कि अगर वो देश कैसा है, वहाँ का शासन प्रणाली कैसा है, उस देश का राज्य व्यवस्था कैसा है, सरकार कैसे काम करती है, जनता के प्रति किस प्रकार का लगाव रखती है, तो उस देश को जानना है कंप्लीट रूप से, सर्वांगीण रूप से अगर आपको जानना है तो उस देश का संविधान पढ़ लो। संविधान पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि उस देश का शासन व्यवस्था कैसा है, कैसे राजपाट होता है, जनता के प्रति कैसा लगाव है, वहाँ डेमोक्रेसी है या फिर मोनार्की है, किस प्रकार का वहाँ शासन व्यवस्था है, राजतंत्र है या लोकतंत्र है या तानाशाही है, किस प्रकार का लोकतंत्र वहाँ, किस प्रकार का वहाँ शासन व्यवस्था है। ये तमाम प्रकार की चीजें संविधान में ही वर्णन होता है। अर्थात कहने का मतलब किसी देश का शासन व्यवस्था जानना, वहाँ के क्या, वहाँ की प्रणाली है, वहाँ के सिस्टम क्या है, वहाँ के गवर्नेंस सिस्टम क्या है, जनता और सरकार के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, कैसा संबंध है, तमाम प्रकार की चीजें अगर जानना है तो संविधान पढ़ो। अगर संविधान नहीं पढ़ सकते, संविधान लंबा चौड़ा है, तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ लो, प्रियम्बल पढ़ लो। जिस प्रकार से आप चैप्टर पढ़ते हो, अध्याय पढ़ते हो, तो लास्ट में समरी होता है कि नहीं, 1-2 पैराग्राफ का समरी होता है। जैसे चैप्टर होता है, बहुत सारे चैप्टर 2 से 3
2 से 3 या 4 पेज का चैप्टर होता है ना, बड़ा लंबा चैप्टर होता है, लेकिन लास्ट में 2 से 3 पैराग्राफ का उसका समराइज होता है, समरी होता है। तो समरी पढ़ने से जो इंपॉर्टेंट जो बातें आखिर वो चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया गया तो समरी में पता चल जाता है। वो समरी ही एक प्रकार का प्रियम्बल है। अगर किसी देश को अगर जानना है, वहाँ की शासन व्यवस्था जानना है, वहाँ की जनता और सरकार के बीच में संबंध समझना है, वहाँ की किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से शासन वहाँ कर रही है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तानाशाही, तमाम प्रकार की चीजें अगर जानना है तो संविधान पढ़ लो। और संविधान तो लंबा चौड़ा होता है, आपके पास उतना समय नहीं है तो प्रियम्बल पढ़ लो। प्रियम्बल पढ़ लेने से आपको संविधान के बारे में पता चल जाएगा आखिर संविधान में किन किन बातों का उल्लेख है, किन किन चीजों का वर्णन है, वहाँ के शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र है, तानाशाही है या राजतंत्र है, किस प्रकार का वहाँ तंत्र है, किस प्रकार का वहाँ गवर्नेंस सिस्टम है, आपको पता चल जाएगा। किसके द्वारा? प्रियम्बल के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा। जिस प्रकार आप जैसे आप भारत का संविधान है ना, हम भारत के लोग भारत को इस प्रकार से पढ़ते हो कि प्रस्तावना की नहीं पढ़ते हो? स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने तो प्रस्तावना तो एक बार हजारों बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेयर के प्रार्थना के दौरान में आप लोगों ने प्रस्तावना बोला होगा। तो कहने का मतलब हर एक संविधान का एक प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल होता है। अगर किसी देश को समझना है, वहाँ के शासन व्यवस्था को समझना है तो उस देश का संविधान पढ़ो। संविधान नहीं पढ़ सकते, संविधान लंबा चौड़ा है, संविधान को नहीं पढ़ सकते तो उस संविधान के प्रियम्बल पढ़ो, प्रस्तावना पढ़ो, तो उस प्रस्तावना के जरिए संविधान समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही संविधान समझ में आया तो आपको उस देश का शासन व्यवस्था समझ में आ जाएगा, उस देश का राज व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, ये देश है, ये कंट्री है, अगर कंट्री का शासन व्यवस्था ए टू जेड, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा संपूर्ण रूप से अगर उस देश को समझना है, सरकार और जनता के, पब्लिक के बीच में संबंध को समझना है, वहाँ के सिस्टम के बारे में समझना है, वहाँ के किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रहा है, लोकतंत्र है, तानाशाही है, राजतंत्र है, किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था चल रहा है, तो इसके लिए वहाँ के इस देश का संविधान पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते, काफी लंबा चौड़ा, जैसे भारत का संविधान लिखित रूप से काफी लंबा चौड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है, तो इस प्रकार अगर संविधान लंबा चौड़ा है, संविधान को नहीं पढ़ सकते तो उस देश के प्रियम्बल, उस देश के संविधान के प्रियम्बल पढ़ो, प्रियम्बल पढ़ो अर्थात प्रस्तावना पढ़ो, प्रस्तावना पढ़ो। प्रस्तावना पढ़ने से संविधान का समझ में आ जाता है कि आखिर संविधान में किन किन बातों का उल्लेख है, किन किन चीजों का वर्णन है, आखिर उस देश का शासन व्यवस्था कैसा होगा, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा या किसी और प्रकार का वहाँ का तंत्र होगा, किसी और प्रकार का वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम होगा। तो अगर उस संविधान को समझना है तो प्रियम्बल पढ़ लो, तो संविधान समझ में आ जाएगा। जैसे संविधान समझ में आ जाएगा तो उस देश का शासन व्यवस्था समझ में आ जाएगा। तो देश को समझने के लिए संविधान पढ़ो, संविधान नहीं पढ़ सकते तो उस देश का प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ लो। अगर प्रस्तावना भी नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, क्या दिक्कत है, कोई आपको रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा आपको। खैर एनीवे, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य का एक ऐसा दर्पण होता है, संविधान ही है उस राज्य का, उस देश का ऐसा दर्पण होता है जो उसके आदर्शों व मूल्यों को दर्शाता है। कहने का मतलब मैंने एक्सप्लेन करके बताया ना कि अगर किसी देश को समझना है तो संविधान को पढ़ो, संविधान के जरिए उस देश को समझ में, उस देश को आप आराम से आकलन कर लोगे, आराम से समझ लोगे कि अगर वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ का राजपाट कैसा हो रहा है, वहाँ का तंत्र, गवर्नेंस सिस्टम कैसा काम कर रहा है, सरकार और जनता के बीच में कैसा संबंध है, तमाम प्रकार की चीजें संविधान में ही वर्णन होता है। संविधान नहीं पढ़ सकते तो प्रियम्बल पढ़ लो, जो मुख्य बात है संविधान में लिखी होती है वही प्रियम्बल में लिखा होता है, तो प्रियम्बल के जरिए आप संविधान को समझ लोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता था संविधान, संविधान बहुत हो गया, राजव्यवस्था, राजव्यवस्था हो गया, बहुत हो गया। तो आखिर इन दो शब्दों के बीच में डिफरेंस क्या अंतर है? तो एक तरफ लगाओ राजव्यवस्था, एक तरफ लगाओ संविधान। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था संविधान क्या होता है। पहला नंबर सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च कानून अर्थात सबसे बड़ा कानून। और जब सर्वोच्च कानून है तो उसे प्राथमिक कानून कहा जाता है। प्राथमिक कानून मैं आपको बताया था, प्राथमिक कानून। पहला संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। कहने का मतलब संविधान है वो सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून होता है, उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं। सबसे ऊंचा कानून, सर्वोच्च कानून, सर्वोपरि माना जाता है संविधान को। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे प्राथमिक कानून कहा गया, प्राइमरी लॉ कहा गया। इसके अलावा जो भी कानून बनाए जाएंगे संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में नए कानून का निर्माण, नए कानून का निर्माण, जो भी नए कानून का निर्माण होगा संविधान के दायरे में रह करके बनाया जाएगा। और चौथा नंबर देखो, पहले सर्वोच्च कानून, संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है। जो सर्वोच्च कानून सबसे उच्च कानून माना जाता है, इसलिए इसे प्राथमिक कानून कहा गया। संविधान के दायरे में नए कानून का निर्माण किया जाएगा।
चौथा नंबर मैंने आपको बताया संविधान अपूर्ण कानून है, मतलब कंप्लीट कानून नहीं है। संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अगर कोई छुआछूत में अगर कोई पाया जाता है ऐसे, अगर छुआछूत का और अस्पृश्यता का अंत जो किया गया अनुच्छेद 17 को जो उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई किया जाएगा। क्या दंड दिया जाएगा, कितना दंड होगा, कठोर दंड होगा या साधारण दंड होगा। अस्पृश्यता का उसका क्लियर डेफिनेशन क्या है तो अनुच्छेद 17 में वर्णन नहीं मिलता, संविधान में कहीं वर्णन नहीं मिलता। उसके लिए अलग से कानून बनाया गया। तो जो अलग से कानून बनाया जाएगा या नए नियम कानून बनाया जाएगा वो संविधान के दायरे में रख के बनाया जाएगा। वहीं यहाँ पर बताया गया है जो संविधान है अपूर्ण कानून है, कंप्लीट कानून नहीं है, कंप्लीट नियम कानून नहीं है। बहुत सारे उसमें ऐसा चीज मिलेगा जो आपको क्लियर उसके परिभाषा संविधान में नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग से आपको अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे या उसके लिए अलग से नियम कानून पढ़ेंगे जो आपको अलग से बीएनएस में हो गया या बीएनएसएस में हो गया या बीएसए में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब राज्य व्यवस्था देखते हैं तो राज्य व्यवस्था एक प्रकार के राज्य व्यवस्था इसका अगर संधि विच्छेद करते तो आता है क्या आता है शासन व्यवस्था, शासन प्लस व्यवस्था। ये शासन व्यवस्था किसके जरिए होता है लागू, शासन व्यवस्था संविधान के जरिए, संविधान के जरिए। यदि संविधान ही ना हो तो क्या हम शासन व्यवस्था लागू कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जब संविधान ही नहीं है, नियम कानून नहीं है तो राजपट कैसे होगा, कैसे सरकार वहां पर शासन करेगी। तो सरकार शासन करने के लिए संविधान को होना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब राज्य व्यवस्था एक प्रकार की क्या है, सैद्धांतिक अध्ययन है, राज्य व्यवस्था एक व्यवहारिक अध्ययन है, व्यवहारिक अध्ययन है। कहने का मतलब अगर संविधान क्या है ना, एक लिखित दस्तावेज है, सिर्फ और सिर्फ एक किताब है, उसमें बहुत सारे थ्योरी लिखा हुआ है, बहुत सारे सिर्फ नियम कानून लिखा हुआ है। लेकिन उसी नियम कानून को सरकार के द्वारा जब लागू कर दिया जाता है, राज्य व्यवस्था के रूप में संचालन कर दिया जाता है, तब उसे क्या बोलेंगे, व्यवहारिक अध्ययन। उसे क्या बोलेंगे, व्यवहारिक अध्ययन। राज्य व्यवस्था क्या है, व्यवहारिक अध्ययन है। क्यों व्यवहारिक अध्ययन है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं सरकार का कैसे निर्माण किया जा रहा है, सरकार को कैसे वोटिंग किया जा रहा है, कैसे वोट किया जा रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है, उनका चयन कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, किस प्रकार से चुनाव किया जा रहा है। ये तमाम प्रकार की बातें कहाँ संविधान में ही वर्णन होता है। संविधान केवल लिखित दस्तावेज है, उसमें केवल नियम कानून लिख दिया गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसी राज्य व्यवस्था देखते हैं उसी नियम कानून को उठा करके धरातल पर लागू कर दिया गया, मतलब व्यवहारिक रूप से लागू कर दिया गया। धरातल पे हम देखते हैं कि सरकार का निर्माण कैसे किया जा रहा है, सरकार कैसे शासन कर रही है, न्यायपालिका कैसे दंडित देने का काम कर रही है, कार्यपालिका कैसे नियम कानून को क्रियान्वयन कर रही है, कैसे लागू किया जा रहा है कार्यपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कैसे नियम कानून बनाया जा रहा है, कैसे अधिनियम बनाए जा रहे हैं, कैसे एक्ट बनाए जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें जब प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तब उसे क्या बोला जाता है, व्यवहारिक अध्ययन। इसी को व्यवहारिक अध्ययन बोला गया, जो हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था में ही व्यवहारिक अध्ययन के बारे में बताया गया। और संविधान क्या, संविधान एक प्रकार का सैद्धांतिक अध्ययन है, जो नियमों कानून का एक लिखित दस्तावेज है, सिर्फ और सिर्फ एक किताब है संविधान। लेकिन राज्य व्यवस्था एक प्रकार का व्यवहारिक अध्ययन है, जहाँ हम व्यवहार के रूप में देखते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं राज्य व्यवस्था को। तो यहाँ लगा व्यवहारिक अध्ययन। संविधान कैसा है, संविधान सैद्धांतिक अध्ययन है। यहाँ पे लिख लेना, संविधान क्या है, सैद्धांतिक अध्ययन है, सैद्धांतिक अध्ययन है। इसमें केवल थ्योरी पाई जाती है। लेकिन जब व्यवहारिक अध्ययन, जब राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था कैसा अध्ययन है, तो ये व्यवहारिक अध्ययन है, प्रैक्टिकल स्टडी है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था में संविधान तो होता ही होता है। राज्य व्यवस्था बोले तो शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था राज्य व्यवस्था में अर्थात शासन व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था बोलो या शासन व्यवस्था बोलो, बातें किए तो राज्य व्यवस्था कभी चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो कहने का मतलब राज्य व्यवस्था बोले तो शासन व्यवस्था, दोनों एक ही चीज है। तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि संविधान अपूर्ण कानून है, कंप्लीट नियम कानून नहीं है। संविधान अपूर्ण, इनकम्प्लीट नियम कानून है, इनकम्प्लीट लॉ है। उसको पूर्ण करने के लिए और भी नियम कानून बनाए गए। इसीलिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए सिर्फ संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके अलावा बहुत सारे नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। संविधान हो गया, BNS हो गया, BNSS हो गया, BSA हो गया, और इसके अलावा ये तो हो गए, ये तो कानून हो गया। इसके अलावा संसद के द्वारा समय समय पर जो विधि बनाया जाता है, नियम कानून,
या अधिनियम बनाया जाता है, विधि बोलो कानून हो गया, बातें की हो गया, विधि में कानून, तो संसद के द्वारा जो विधि बनाया जाता है वो भी राज्य व्यवस्था के अंदर आ गया। इसके अलावा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट निर्णय दिया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो जो निर्णय दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे भी हम राज्य व्यवस्था के अंदर काउंट करते हैं, उसे भी हम राज्य व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं। यदि आप लोग देखना आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है या पॉलिटी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहा जाता है। यदि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ संविधान लिखा हुआ है तो केवल आपको भाग 22 पढ़ना, भाग कितने मूल संविधान में कुल कितने भाग है, 22 भाग है, और टोटल कुल कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। केवल और केवल आपको इतना पढ़ना है, सिर्फ 22 भाग पढ़ना है, 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद पढ़ना है। यदि आपके सिलेबस में संविधान है, केवल आपका सिलेबस में संविधान लिखा हुआ है तो केवल 395 अनुच्छेद पढ़ना है। यदि आपके सिलेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है तो संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा संसद के विधि मतलब जो संसद जो नियम कानून जो बनाती है समय समय पर, संसद के विधि मतलब संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम को भी पढ़ना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, जैसे केशवानंद भारती केस आ गया है ना, केशवानंद भारती केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया, और भी बहुत तमाम प्रकार के केसेस है जब मैं आपको बताऊंगा। जो प्रमुख रूप से जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो सारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए सारे केसेस में आपको पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट केसेस में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा संसद के द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए हैं, जो भी अधिनियम बनाए गए, जो भी प्रमुख अधिनियम, वो सारे प्रमुख अधिनियम में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं भी होती है, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं भी होती है, संस्थाएं इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं होती है, जैसे संवैधानिक व गैर संवैधानिक, संवैधानिक व गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। संवैधानिक कहने का मतलब जो संविधान में वर्णन है, तो हम ऑलरेडी संविधान पढ़ लेंगे, लेकिन जो गैर संवैधानिक है उसे भी हम राज्य व्यवस्था के अंदर काउंट किया जाता है। तो कहने का मतलब राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो बीएनएस ये तो लॉ वाले के लिए, जो लॉ कर रहे हैं, जो एलएलबी पढ़ते हैं उनके लिए, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीएनएस है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना, जनरल कंपटीशन उसे नहीं पढ़ना। तो राज्य व्यवस्था में लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला नंबर तो संविधान को पढ़ना ही पढ़ना है, संविधान के बिना राज्य व्यवस्था अधूरा है, तो संविधान को पढ़ना है। इसके अलावा संसद के द्वारा जो विधि बनाया गया है, विधि कह लो या अधिनियम कह लो, महत्वपूर्ण अधिनियम के द्वारा जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाएंगे वो तमाम प्रकार के अधिनियम को पढ़ेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह रहे केसेस, जो इंपॉर्टेंट जो केसेस है वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं दो प्रकार के, संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था वो होते हैं, इंग्लिश में इसको बॉडी कहा जाता है, बॉडी कह लो या इंस्टीट्यूट कह लो, इंस्टीट्यूट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो संविधान के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि जो संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो संविधान में वर्णन होता है, गैर संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो संविधान में वर्णन नहीं होता है। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो संविधान में वर्णन होता है, गैर संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो संविधान में वर्णन नहीं होता। तो जो संविधान में वर्णन है तो उसे हम ऑलरेडी संविधान में पढ़ लेंगे, और जो संविधान में वर्णन नहीं है उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। तो राज्य व्यवस्था में हमको संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा संसद के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है उस महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ेंगे। देखो राज्य व्यवस्था में संविधान को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा संसद के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है उस महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है उस इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ना है। और इन द लास्ट अंत में हम क्या पढ़ेंगे, गैर संवैधानिक संस्था जो संविधान में वर्णन नहीं है। ये तमाम प्रकार की चीजें हमें पढ़ना है। और संविधान में क्या है, संविधान में केवल 22 भाग है ना, 22 भाग 395 अनुच्छेद है। तो 300 अगर आपके सिलेबस में केवल संविधान लिखा हुआ है तो 395 अनुच्छेद पढ़ लो, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पॉलिटी लिखा हुआ है तो संविधान को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा संसद के प्रमुख अधिनियम पढ़ना है। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो तमाम इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ना है। इसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, उन दोनों को पढ़ना है। संवैधानिक संस्था तो संविधान में ही आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन जो गैर संवैधानिक संस्था है उसे भी पढ़ना है। तो हमें पॉलिटी के अंदर हमें 4 चीजों को पढ़ना है। पहला हमें क्या पढ़ना है, हमें संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, वो तो हर हाल में पढ़ना है। संविधान कह लो या पॉलिटी कह लो, दोनों जगह संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट केसेस दिए गए हैं
है ना, जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय दिए गए वो तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ना है। उसके अलावा संसद के अधिनियम, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है वो तमाम अधिनियम को पढ़ेंगे। और लास्ट में गैर संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ेंगे। संवैधानिक संस्था होते हैं, गैर संवैधानिक संस्था होता है, तो हमें गैर संवैधानिक संस्था पढ़ना है, क्योंकि संवैधानिक संस्था तो हम संविधान में पढ़ लेंगे। तो 4 चीज हो गई, पहला संविधान, दूसरा हो गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया, हाँ ना, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस उस केसेस को पढ़ना है। एंड तीसरा, जो भी संसद के जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम है वो तमाम महत्वपूर्ण अधिनियम को पढ़ेंगे। चौथा नंबर में हो गया गैर संवैधानिक संस्था। ये चारों चीज को पढ़ेंगे तब जाकर का पॉलिटी क्लियर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के सेशन इतना ही। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में देखेंगे संविधान के प्रकार, आखिर संविधान के कितने प्रकार है और भारत में किस प्रकार का संविधान है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।